2025 में एक और जबरदस्त ड्रामा आ रहा है। रेजिडेंट इविल की मिला और दमदार डेव अभिनीत सर्वनाश के बाद की दुनिया और अजीबोगरीब खूंखार जानवर आपकी आंखें चौंधिया देंगे। तो बिना देर किए फिल्म शुरू करते हैं। कई साल पहले हुए एक युद्ध ने दुनिया को खंडहर बना दिया। मौत की बारिश से बड़े इलाके इंसानों के लिए प्रतिबंधित हो गए। सभी बचे हुए लोग एकमात्र शहर में शरण लेने के लिए इकट्ठा हुए। वे बाहर की दुनिया को खोई हुई भूमि कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ विकृत जीव पनपते हैं। शहर के चर्च ने खोई हुई भूमि से एक चुड़ैल पकड़ी। कार्डिनल ने उसे वहीं मार डालने का फैसला किया, पर सबने चुड़ैल की शक्ति को कम आंका। उसकी आंखों में सम्मोहित करने वाली शक्ति थी। एक भक्त भ्रम में फंसकर चुड़ैल को अपने हाथों से आजाद कर दिया और अपने साथी को भी गोली मार दी। एक वीरान इमारत में शिकार और प्रति शिकार का खेल चला। अंततः चुड़ैल ने अपनी फुर्ती से कार्डिनल को काबू कर लिया। उसने उसकी नकल करते हुए उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। तभी से चुड़ैल एलिस की शक्तिशाली छवि सबके दिलों में बस गई। उसकी ख्याति फैलने पर शहर की रानी स्वयं उससे मिलने आई और उसके सभी साथियों को उपहार दिए। उसने एलिस को एक इनाम वाला काम सौंपा, खोई हुई भूमि से एक अलौकिक शक्ति वाले को ढूंढकर उसकी शक्ति रानी के लिए छीनना। एलिस मना करना चाहती थी, पर अंततः मान गई। रानी संतुष्ट होकर चली गई, पर उसके अंगरक्षक प्रमुख ने चुपके से एलिस से मिलकर उसे एक और काम दिया, रानी की अलौकिक शक्ति प्राप्त करने की योजना को विफल करना। नियम के अनुसार एलिस को विरोधाभासी काम नहीं लेने चाहिए थे, पर बात जब होठों पर आई तो उसने फिर भी सहमति दे दी। दरअसल एलिस को चुड़ैल की शक्तियां मिलने के साथ ही एक शाश्वत अभिशाप भी मिला था कि वह किसी के भी अनुरोध को मना नहीं कर सकती थी। यही मुख्य कारण था कि वह सालों से खोई हुई भूमि में एकांत में रहती थी और लोगों से मेलजोल करने की हिम्मत नहीं करती थी। सबके जाने के बाद एलिस ने चुड़ैल की दिव्य दृष्टि खोली। खोई हुई भूमि की कंकाल नदी के किनारे कुछ शिकारी एक वेयरवुल्फ नामक अलौकिक प्राणी का पीछा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में वे उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एलिस पसीने से तरबतर थी। हालांकि वेयरवुल्फ शक्तिशाली था, पर जहाज शक्तिधारियों में उसकी शक्ति छीनना सबसे आसान था। एलिस शहर के सबसे प्रतिष्ठित बाउंटी हंटर बॉयस के पास गई, पॉज, जो सालों से लॉस्ट लैंड्स में भटक रहा था और वहाँ की स्थिति जानता था। एलिस ने भारी इनाम का वादा किया, पॉज, ताकि बॉयस उसे वेयरवुल्फ तक ले जाए और पूर्णिमा की रात उसे मार दे। जैसा कि कहा जाता है, पैसा लोगों को आकर्षित करता है। बॉयस ने तुरंत यह काम ले लिया, पॉज, लेकिन एलिस ने एक चाल चली। बचा हुआ इनाम स्केलेटन रिवर बैंक पहुँचने पर ही मिलेगा। तभी कार्डिनल कुछ अनुयायियों संग सराय में घुसा एलिस को पकड़ने। बॉयस ने तुरंत अपने होल्स्टर से राइटलसनेक डार्ट फेंका। अनुयायियों के भ्रमित होते ही वह और एलिस भाग निकले। कुछ ही समय बाद चर्च के आर्कबिशप को खबर मिली। उन्होंने चुड़ैल को खोई हुई भूमि पर एक गुप्त मिशन के लिए भेजा। बिशप का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि चुड़ैल को किसी भी कीमत पर शहर वापस लाना है। इस बीच एलिस और बोरिस शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान इमारत में रात बिता रहे थे। दोनों पहली बार मिले थे और उनके बीच बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एलिस को नींद में कोई पास लगा। बोरिस ने कलाई झटकाई और एलिस पर हमला करने वाले बिच्छू को भेद दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे सब कुछ बिना कहे ही समझ गए। पूर्णिमा की रात में 5 दिन बाकी थे। एलिस ने जरा भी देर नहीं की। वे पूरे दिन बंजर भूमि पर दौड़े और अंत में एक खेत के घर के सामने पहुंचे, जहां एक भाई बहन रहते थे जो बोरिस के कई सालों से दोस्त थे। बहन का उससे रिश्ता बहुत गहरा था। बोरिस हर मिशन पर यहाँ एक रात रुकता था। वे पति पत्नी नहीं थे, पर एक दूसरे को बहुत मानते थे। अगले दिन निकलने से पहले बोरिस ने आगे की यात्रा पर चिंता जताई। कंकाल तट तक मौजूदा गति से कम 1 हफ्ता और लगेगा। एलिस भला कैसे मानती? उसे पूर्णिमा की रात वेयरवुल्फ के ठिकाने में ही उसे मारकर शक्ति छीनने की रस्म पूरी करनी थी। बॉयस को रास्ता बदलना पड़ा, यानी रेलवे के किनारे चलना, जिससे 2-3 दिन बच सकते थे। एलिस और उसके साथी ने भाई बहन को विदा किया ही था कि चर्च ने ट्रेन से शहर के बाहर तक उनका पीछा किया। निशानों से उन्होंने जल्द ही भाई बहन को ढूंढ लिया। भाई की जान खतरे में देख छोटी बहन ने आखिरकार एलिस का अंतिम ठिकाना बता दिया। पूर्णिमा को अब बस 3 दिन बाकी हैं। एलिस खोई हुई भूमि के मुख्य क्षेत्र में पहुंच चुकी है। चारों ओर खंडहर इमारतें ही दिख रही थीं। शहर के बीचों बीच एक गहरी दरार थी। गनीमत थी कि बोरिस को तेजी से निकलने का रास्ता पता था और वह एलिस को एक परित्यक्त इमारत में ले गया। यहाँ उसका एक पुराना दोस्त रहता था, जो केबल कार चलाता था, राहगीरों को दरार घाटी पार कराता था। बोरिस ने बहुत पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसके मन में अशुभ आशंका हुई। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि उसका दोस्त बीम पर लटका हुआ था। ना जाहिर है कोई उनसे पहले पहुंच गया था। बोरिस मुड़ा और फिर से उन चर्च वालों को देखा, जो इस बार उसके 16 मेट को साथ लाए थे। कार्डिनल ने बिना कुछ कहे सीधे एक गोली से छोटी बहन को मार डाला। बोरिस दहाड़ा, हथियार निकाला, पंथवादियों से भिड़ा। कार्डिनल यही चाहता था। शुक्र है एलिस ने अपना आपा नहीं खोया। बोरिस को खींचकर मौके से भगाया। एक पल की भी देरी होती तो टैंक उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। वे तुरंत मिनीबस से बनी केबल कार में कूदे। उसे जबरदस्ती चालू कर दरार के उस पार तेजी से फिसल गए। कट्टरपंथी श्रद्धालु टिड्डियों की तरह मिनीबस की ओर उमड़ पड़े। एलिस और दूसरा चुपचाप खड़े थे, सबको गिराने ही वाले थे। नायक का चेहरा सामने आया। कार्डिनल के आदेश पर अनुयायियों ने रस्सियां काटना शुरू किया।
पलक झपकते ही मिनी बस केबल कार झूले में बदल गई। एलिस और दूसरे को सामने वाली चट्टान तक ले गई। बॉयस ने कसकर पकड़ लिया, जिससे वह नीचे गिरने से बच गया, लेकिन केबल इतना वजन सह नहीं पाई और मिनी बस के अलग होते ही बॉयस ने चट्टान के पत्थरों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, पर वह अभी भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं था। दरार के उस पार खड़े कार्डिनल ने एक स्नाइपर राइफल निकाली, निशाना साधा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही वह एक और गोली चलाने वाला था, एलिस ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। कार्डिनल को बस एक पल का भ्रम हुआ और जब उसे होश आया, एलिस और बॉयस ओझल हो चुके थे। सामने के काले बादल डरावने रूप से नीचे थे और दोनों एक खंडहर के किनारे अपने घावों का इलाज करने आए। बॉयस ने दांत भींचकर अपनी मांसपेशियों में फंसी गोली निकाली, लेकिन अत्यधिक कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गया। एलिस ने स्टील की सुई निकाली और उसके घाव को सावधानी से सिल दिया। बॉयस के जागने के बाद भी वह अपने मृत भाई बहन को भुला नहीं पाया। उसे चर्च के काम खोई हुई भूमि के राक्षसों से भी ज्यादा क्रूर लगे, इसीलिए वह शहर में रहने के बजाय बाहर भटकना पसंद करता था। एलिस ने भी सहमति में सिर हिलाया। तभी दोनों को एहसास हुआ कि वे एक तरह से एक जैसे ही लोग हैं। इसी बीच दूर महल में रानी को आखिरकार एक बड़ी खुशखबरी मिली। वह गर्भवती हो गई थी। लेकिन बूढ़ा राजा कई सालों से बीमार था। गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं था। रानी की नजरों में यह राजा सत्ता पाने की उसकी कठपुतली था और रानी का सच्चा प्यार सालों से परिचित बाउंटी हंटर बॉयस था। अब उसने आखिरकार उसका बच्चा गर्भ धारण कर लिया था और राज्य को नाम मात्र का वारिस मिल गया था। इस मरणासन्न बूढ़े राजा का अब कोई औचित्य नहीं था। रानी ने उसे बिस्तर पर ही दम घोंटकर मार डाला। पलक झपकते ही उसने धर्माध्यक्ष से संपर्क किया और कहा कि यदि वह उसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाने में मदद करे तो वह चर्च को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकती है। धर्मगुरु ने ऊपर से तो तुरंत सहमति दे दी, लेकिन मुड़ते ही कार्डिनल को एलिस को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए उकसाने लगा, ताकि वह रानी को चुड़ैल से मिली भगत के आरोप में अथाह खाई में धकेल सके और खुद शहर का सर्वशक्तिमान शासक बन जाए। इस समय पूर्णिमा की रात में सिर्फ 2 दिन बचे थे। रेलवे ट्रैक पर भागते हुए एलिस और उसके साथी को साफ महसूस हुआ कि पीछे से पीछा करने वाले करीब आ रहे हैं। बॉयस ने एक जोखिम भरा शॉर्टकट लेने का फैसला किया, यानी सीधे डेविल कैनियन से होकर गुजरना। कहा जाता है कि यहाँ के राक्षस रात में आते हैं और उनकी एकमात्र कमजोरी आग का डर है। रात सुरक्षित बिताने के लिए बॉयस ने चारों ओर ईंधन छिड़का। आधी रात होते ही भयंकर राक्षस अंधेरे में आ गए और दोनों ने तुरंत आग जला दी। कौन जानता था कि इन राक्षसों में भी बुद्धि थी। वे लकड़ी की सीढ़ी से आग पार करने की योजना बना रहे थे। एलिस ने तुरंत दोहरी तलवारें निकाली, पर सामान्य हमले बेअसर रहे। आखिर आग की शक्ति ही काम आई। शैतान के सरदार ने विजयी मुस्कान दिखाई। वह ऊंचाई से कूदा और सीधे आग के घेरे में जा गिरा। एलिस और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाए। नाजुक क्षण में उसने फिर से अपनी मोहक शक्ति सक्रिय की। शैतान का सरदार सीधा खड़ा हो गया। एलिस ने मौका पाकर हाथ आगे बढ़ाया और ढेर सारी आग उगली। भीषण अग्नि विस्फोट के बाद दानव सरदार और उसके सभी चेले राख हो गए। जब धूल बैठ गई तो बॉयस हैरान था कि उसे आग की तपिश क्यों नहीं लगी। एलिस ने समझाया कि अभी की आग वास्तव में सिर्फ एक भ्रम थी। जब आप इसे सच मानते हैं तो आप सचमुच जलकर मर जाएंगे। मानव नगर के शाही महल में महायाजक रानी का राज्याभिषेक कर रहे थे। सभी प्रजा के सामने उन्होंने घोषणा की कि गर्भवती रानी राजा की सभी शक्तियां अस्थायी रूप से संभालेंगी। नीचे लोगों की कोई प्रतिक्रिया न देख अंगरक्षक प्रमुख ने हवा में एक गोली चलाई। तब जाकर नीचे से हल्की फुल्की बधाई की आवाजें आईं। रानी अंगरक्षक प्रमुख के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी। उसने मीठी आवाज में फुसलाया, चर्च का आर्क बिशप अहंकारी है, उसे हटाकर ही हम सुखी जीवन जी सकते हैं। स्पष्ट है यह रानी भी लोगों को वश में करने में माहिर थी। अब पूर्णिमा की रात में बस एक दिन बचा था। बॉयस ने एलिस को बताया कि कल वे कंकाल नदी पहुंच जाएंगे। दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। एलिस इनाम पहले देना चाहती थी, पर बॉयस ने मना कर दिया। उसने एलिस को काम छोड़ने की सलाह दी। कहा अभी भी लौटने का समय है, पर एलिस के पास कोई चारा न था। उसे अंत तक जाना ही था। अगली सुबह जब वे सुरंग से गुजर रहे थे, पटरी पर हल्की कंपन हुई। साफ था कि चर्च के लोग उनका पीछा करते हुए आ गए थे। एलिस भागना चाहती थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसने खुद को चारा बनाकर चर्च की ट्रेन को बेतहाशा तेजी से बढ़ाने का फैसला किया। जब कार्डिनल को पता चला कि आगे एक बंद रास्ता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी ट्रेन एक बेकाबू बैल की तरह सीधे गहरी खाई में जा गिरी। एलिस को नीचे पहरा दे रहे बॉयस की मदद से, दोनों के आपसी सहयोग से आखिरकार इन पीछा न छोड़ने वाले लोगों से छुटकारा मिल गया। कुछ ही देर में महायाजक को कार्रवाई विफल होने की खबर मिली। उसने सीधे अनुयायियों को जुटाकर रानी को सिंहासन से हटाने का फैसला किया, लेकिन एक नेता ने पहले ही हमला कर दिया और अपने आदमियों के साथ उसे मौके पर ही मार डाला। एलिस और उसका साथी आखिरकार कंकाल तट पर पहुंचे। वहां जमीन इंसानी कंकालों से पट्टी थी। यह सोचना मुश्किल था कि वेयरवुल्फ ने कितने इंसानों को मारा होगा। बॉयस ने एलिस को फिर समझाया, अभी भी लौटने में देर नहीं, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। एलिस ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उंगलियों पर चांदी के हथियार लगा रही थी। आज रात पूर्णिमा की रात है। उसने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही आकाश में चांद बादलों से निकला, एलिस अचानक चिल्लाई। उसे पहले ही पता था कि बॉयस ही पौराणिक वेयरवुल्फ है। वह चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसके ठिकाने पर आई, ताकि यहाँ शक्ति छीनने की रस्म पूरी कर सके। बॉयस गुस्से में आसमान की ओर देखकर दहाड़ा। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा, पर रिश्ता रक्त चांदी सा था। जल्द ही वह भेड़िया मानव बन गया।
एलिस ने हाथ लहराया, अनगिनत कौवे बनाए, फिर वे एक होकर वेयरवुल्फ से टकरा गए। बॉयज भूल गया था कि ये सिर्फ भ्रम थे। एलिस ने मौके का फायदा उठाकर वेयरवुल्फ की छाती में चांदी का धारदार ब्लेड घोंप दिया और बॉयज बेमन से गिर पड़ा। तभी चांद बादलों में छिप गया और वह इंसान बन गया। एलिस ने उसके घावों का इलाज किया, पर जल्द ही उसे मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया। ये स्पष्ट है कि शक्ति छीनने की रस्म शुरू होने वाली है। पूरी तरह से भ्रमित बॉयज का सामना करते हुए एलिस ने समझाया कि शुरुआत से ही उसे अपनी दिव्य दृष्टि से बॉयज की वेयरवुल्फ पहचान पता थी। बाद में जब उसने उसके बंदूक के घाव का इलाज किया तो उसने चुपके से एक चांदी का सिक्का उसकी त्वचा के नीचे डाल दिया, जो उसके खून में चांदी का जहर मिलाने जैसा था। कोई आश्चर्य नहीं कि शक्तिशाली वेयरवुल्फ एलिस के सामने इतना कमजोर था। जैसे ही डायन अनुष्ठान शुरू करने वाली थी, बॉयज ने एलिस से एक इच्छा पूरी करने को कहा कि वे हमेशा साथ रहें, शिकार करें और लड़ें। एलिस का श्राप गहरा हो गया था। वह किसी की भी विनती ठुकरा नहीं सकती थी। उसकी आंखों में संघर्ष दिख रहा था। तभी चांद बादलों से बाहर निकला और बॉयज फिर से वेयरवुल्फ बन गया। एलिस ने आखिरकार खंजर घोंप ही दिया। दृश्य बदला। एलिस शहर लौटी। निचले लोग उसे मसीहा मानकर उत्पीड़क पहरेदारों का विरोध करने लगे। एलिस बेपरवाह महल में घुसी। हाथ में भेड़िए की खाल थी। रानी उस पर खून लगाकर आज रात तक पहन ले तो उसे वेयरवुल्फ की शक्ति मिल जाएगी। गार्ड कमांडर गुस्सा था। मेरा काम मत भूलो, रानी को यह शक्ति लेने से रोकना है। एलिस ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि कमांडर से रानी को बताया कि यह भेड़िए की खाल बॉयस की थी। अगले ही पल रानी भेड़िए की खाल से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि बॉयस उसका सबसे प्यारा था। रानी विशेष शक्ति वाली बनना चाहती थी ताकि वह बॉयस जैसी होकर हमेशा साथ रह सके। लेकिन एलिस ने बॉयस को मार डाला तो उसके अलौकिक शक्ति वाला बनने का क्या अर्थ। जब सूरज उगा, बॉयस की भेड़िया त्वचा धुएं में बदल गई। शक्ति हरण की रस्म स्वतः निष्प्रभावी हो गई। बॉयस ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। बस उसके चेहरे पर एक भयानक घाव का निशान था। यह सब एलिस की योजना में था, क्योंकि वह किसी को मना नहीं कर सकती थी और उसे इसी तरह सबकी मांगें एक साथ पूरी करनी पड़ी। रानी को दूसरों की विशेष शक्ति छीनने का मौका मिला, लेकिन उसने खुद ही मना कर दिया, जिसका मतलब था कि गार्ड कमांडर की मांग भी पूरी हो गई। और बॉयस एलिस के साथ शिकार करना चाहता था और अब उसकी इच्छा पूरी हो गई। यह लॉस्ट लैंड के बारे में था। यह फिल्म एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है, पर अफसोस यह मूल कृति के विश्व दृष्टि को पूरी तरह नहीं दिखा पाई। लेखक बहुत कुछ कहना चाहता था, पर सीमित अवधि के कारण कई बातें बस छूकर निकल गईं, जिससे सतहीपन का एहसास हुआ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अलग राय रखने वाले दोस्त कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। अगली बार मिलते हैं।